हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम एग्जामपुर, कलम से क्रांति। आज की अगर बात करते हैं तो विशेषता आपको पता होगा कि आज हम थोड़ा सा माहौल को चेंज करने वाले थे, क्योंकि आपने भी कई स्तर पे नदी, पर्वत, पहाड़ और उसी नदियां में डोलते हुए पता नहीं कहां कहां तक पहुंच गए थे। तो उस कारण से हमने सोचा कि उस नदी से निकाल करके, उस नहर व्यवस्था से निकाल करके थोड़ा सा हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर गौर फरमाएं कि आखिर अगर जो हम प्रशासन की बात करते हैं तो आपने नाम भी सुना होगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो होता है विधायिका का। और विधायिका के अंतर्गत देखा जाए तो हमारे प्रदेश में इस प्रकार का एक सदन गठित किया गया है, जो कि पुराने समय में अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा ही गठित कर दिया गया था। लेकिन हम मूल उसकी संरचना की बात करेंगे तो हम आजादी के बाद बात करेंगे। घटना क्या थी? सन 1935 का समय था, जहां पे भारत शासन अधिनियम आया था और राज्यों को स्वतंत्रता दी गई थी और अलग अलग राज्यों में चुनाव कराए गए थे। तो जाहिर सी बात है, जब चुनाव होगा तो लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, तो उनके बैठने के लिए अर्थात एक व्यवस्था डेवलप की गई, विधानसभा। और विधानसभा की जब बात करते हैं तो उस विधानसभा का क्रम वहीं से आपका चालू होता है, जिसका गठन, हालांकि ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि हमारे यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद का गठन कब किया गया था, तो ये अंग्रेजों के काल में ही कर लिया गया था। कब? सन 1937 में ही। लेकिन हम पर्याय लेके चलेंगे सन 1947 के बाद, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ किया, पता नहीं क्या किया, हमें भी ना पता है। तो उनकी कहानी वहीं तक सीमित रखेंगे। हम चर्चा करेंगे अपने प्रमुख भागों की, जहां से हमारा देश आजाद हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से दिल से आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नए साल में हम उस परम पिता का खास करके आह्वान करते, माँ बाग देवी की वंदना करते हुए एक ही चीज का संदर्भ बार बार लेंगे कि इस साल में हमें कुछ अच्छा करना है। इसी खास करके प्रेरणा के साथ, इसी भीष्म प्रतिज्ञा के साथ हम आगे बढ़ने की कवायद करेंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं पुराना साल बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा अगर जो देखा जाए, क्योंकि कोविड के नाते और भी बहुत सारी चीजें कहीं खुली थी, कहीं बंद थी। इवन हमारे दैनिक चर्या की अगर बात करते हैं तो पूरी उसकी लुटिया डूब गई थी। आप भी जानते हैं, कोई व्यापारी वर्ग था वो भी पूरी तरीके से विनष्ट हो गया, कोई छोटा मोटा कर्मचारी था तो वो भी पूरी तरीके से त्रस्त था, प्राइवेट नौकरियां बिल्कुल ना थी। सरकारी नौकरियों की जब बात करते हैं तो उसकी भी डिमांड लगभग लो लेवल पे थी, सरकारें भी घाटे में थी क्योंकि उनका इकोनॉमिक डेवलप ना हो रहा था। तो बहुत सारे पर्याय आपको मिलते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि हमारा 2021 कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। इवन अगर देखा जाए तो घूमने टहलने के लिए पर्यटन क्षेत्र भी आपका बंद था। नो डाउट नेचर ने इसमें अच्छा अपने आप को ग्रो किया, अच्छी तरीके से हमने देखा था, कई सारी नदियां वगैरह साफ हो गई थी, नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात वहां तक हमारी पहुंच बंद रखी गई थी। तो फिर भी उन सारी चीजों को हम दरकिनार रखते हैं, क्योंकि जो चीजें बीत जाती हैं उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि जो हमारा आने वाला कल है उसको हम और स्वर्णिम बना सकते हैं। तो इसी विश्वास और इसी परिणाम के साथ ही साथ हम आज एक संकल्प लेके चलते हैं कि हमारे मम्मी पापा का जो स्वप्न है, कि उन्होंने सोचा है कि बिटिया हमारी या फिर हमारा बेटवा एक सरकारी नौकरी का सपना साकार करेगा, उन्होंने जो उम्मीद पाल रखी है उसको हम कहीं न कहीं साकार करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उनका सपना तो सपना ही है, लेकिन हमने खुद अपने आप से निर्णय लिया है, हमने खुद इस चीज का संकल्प लिया है कि हमें इस काम को करना है। तो भाई, जब दुनिया करती है तो हम उससे क्यों पीछे हटेंगे? और इसी कारण से आज कहीं न कहीं एक नैतिक संदर्भ को लेते हुए हम इस बिंदु को आधारित करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, विशेषतः नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे हम विशेष बात करेंगे अपने यहाँ पे विधानसभा की। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो एक दो लोग यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मैसेज करते हैं, उनसे विनम्र आग्रह है, यही मैसेज आखिरी मानिएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप करने लायक नहीं रहेंगे। अगर जो इस तरीके से बदतमीजी आप करेंगे तो नए साल पे हमें कठोर एक्शन लेना पड़ेगा। केवल आपका कुछ ना करना पड़ेगा, वही जो आप लिखते हो ना उसका चैट का एक स्क्रीनशॉट हमें भेजना पड़ेगा। अपने जो एक तरीके से टेक्निकल टीम होती है वो तुरंत आपका क्रॉस बैकलॉग कर देगी। उसके बाद कितना रिक्वेस्ट करते हैं, किसी पूर्व अनुभव को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बड़ा मैसेज ना करेंगे, उसके कारण हमें कोई दिक्कत ना होती, लेकिन उसके कारण कोई अगर जो एक तरीके से कह सकते हो कि इन्फॉर्मेटिव होती है क्वेश्चन वाली चीजें, तो वो छिप जाती है, पहली बात। और दूसरा क्या होता है, इतना बड़ा बड़ा जब आप लिखते हो ना तो ऐप हैंग हो जाता है। तो इस सुविधा को ध्यान रखते हुए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं वैसे आपके भाई बंधु भी पढ़ाई कर रहे हैं, उस चीज को ध्यान रखें, बाकी कोई दिक्कत ना होती है। ठीक है, चलिएगा, क्रम की हम शुरुआत करते हैं, जहां पे हम बात करते हैं आपके प्रदेश में राज्य के विधान मंडल की। ठीक है, राज्य में अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो राज्य के विधान मंडल की
अपने यहाँ पे अगर जो हम विधानमंडल की बात करते हैं, जिसको हम एक तरीके से लेजिस्लेचर की संज्ञा देते हैं, अगर जो इसकी बात करें तो सबसे पहला बिंदु तो ये आता है कि जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, ठीक है, विधानमंडल या फिर जिसको हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो इसका जो क्रम आता है वो हमारे यहाँ पे किसके रूप में देखने मिलता है, तो वो विशेषता आपको देखने मिलता है खास करके जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है, अगर जो इसकी बात करें विधानमंडल की, तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि ये जो विधानमंडल की संरचना बनती है वो कैसे बनती है, तो वो दो आधार पे बनती है, ठीक है। अगर जो इसकी बात करें तो इसका जो आधार होता है वो कैसे बनता है, तो वो ध्यान रखिएगा, हमें लगता है इसकी स्पेलिंग हमें ना आ रही है, ठीक है, हम ना लिखते हैं, तो गलत लिखने से अच्छा है ना ही लिखो, ठीक है। विधानमंडल की जब बात करते हैं सीधा सा समझिएगा, विधानमंडल की जब बात करते हैं तो विधानमंडल का पर्याय हमारे यहाँ पे क्या है, विधानमंडल का पर्याय हमारे यहाँ पे दो देखने मिलता है, और उस दो की जब बात करते हैं तो दो कौन से होते हैं, जनरली आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे जो इसका संगठना होता है, एक तरीके से अगर जो इसकी बनावट की बात करें तो इसका बनावट जो होता है वो इस प्रकार से होता है, कैसे, अगर जो यहाँ बात की जाए तो इसका क्रम होता है, पहला होता है राज्यपाल, आप भी जानते हैं राज्यपाल इसकी संरचना में समाहित होता है, और राज्यपाल के बाद हमारे यहाँ पे ये जो विधानमंडल आती है इसके दो सदन आपके होते हैं, कौन से, इसके हमें दो सदन आपको देख मिलते हैं, विधान परिषद, ठीक है। तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे एक संरचना होती है, और संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो संरचना दो प्रकार से होती है, कौन सी, एक होती है एक सदनीय व्यवस्था, क्या होती है, हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक आपने सुना होगा एक सदनीय व्यवस्था, मतलब जहां पे क्या होता है आपके सदन की जब बात की जाती है तो सदन आपका एक होता है, विशेष अगर देखा जाए तो सदन जब एक होता है तो वहां पे अनिवार्य हिस्से के रूप में आपका राज्यपाल सम्मिलित होता है, और राज्यपाल के साथ आपका विधानसभा देखने मिलता है, ठीक है, राज्यपाल और राज्यपाल के साथ आपका विधानसभा जहां पे होता है उसको हम एक सदन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये केवल हमारा क्या हो रहा है, एक सदन इसके अंदर सम्मिलित है, जबकि हम अपने यहाँ पे एक व्यवस्था और देखते हैं जिसको हम द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं, और द्विसदनीय व्यवस्था की जब बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल दोनों जगह होता है, ऐसा नहीं है कि राज्यपाल केवल एक सदन में होता है, राज्यपाल यहाँ पे भी होता है और दूसरे जगह भी आपको देख मिलता है, तो एक सदन में भी दूसरे सदन में भी आपका राज्यपाल होता है, जबकि विधानसभा की जब बात करते हैं तो विधानसभा भी क्या होती है, इसमें आपको प्रमुखता से देख मिलती है, एक अतिरिक्त जो सदन जुड़ता है वो आपको देख मिलता है विधान परिषद के रूप में, किसके रूप में, अगला जो सदन होता है वो आपको देख मिलता है विधान परिषद के रूप में, ठीक है। विधान परिषद की जब बात करते हैं तो ये विधान परिषद क्या हो जाता है, आपका अगला सदन हो जाता है, तो इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपके दो अलग अलग सदन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दो अलग अलग सदन हो जाते हैं, तो इसी कारण से इसको हम द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं, क्या बोलते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे जब विधानमंडल की संरचना की बात की जाती है तो विधानमंडल की संरचना के अंतर्गत स्टेट एग्जीक्यूटिव में खास करके विधानसभा और फिर आपकी विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा और फिर आपका विधान परिषद, अगर जो इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं,
असेंबली मतलब आप जानते भी होंगे जिसको हम सभा बोलते हैं, ठीक है। सभा की जब बात करते हैं तो सभा के रूप में क्या हो जाता है, ये आपको विशेषता देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर जो हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्या बोला जाता है, दूसरा हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की संज्ञा दी जाती है। क्या बोलते हैं इसको, काउंसिल। काउंसिल इन द सेंस परिषद की जब बात करते हैं तो परिषद का क्रम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे पहला सदन जो होता है उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। असेंबली मतलब लोगों की एक निर्वाचित सदन, और दूसरी जो होती है वो होती है काउंसिल, अर्थात जहां पे लोगों का क्या होता है, ग्रुप होता है, या जिसको हम एक परिषद की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पे इस विधानमंडल का स्वरूप आपको देख मिलता है। अब ऐसी बात नहीं है कि ये विधानमंडल ऐसे ही होती है। अगर जो आपने पढ़ा होगा हमारे यहाँ पे संविधान, ठीक है, आप अगर जो संविधान के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किए होंगे तो संविधान के बारे में जानते होंगे कि संविधान में बताया गया है कि किसी भी राज्य में किस तरीके से आपका क्या होगा, इस तरीके से सदन डेवलप किया जाएगा। और संविधान की अगर बात करते हैं तो संविधान में विशेष ध्यान रखिएगा कि संविधान में एक भाग है, संविधान का भाग 6। क्या है, संविधान में एक भाग है, संविधान का भाग 6। और भाग 6 की जब बात करते हैं तो इस भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक, कब, अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक, इसमें यह प्रमुखता से बताया गया है कि हमारे राज्य का जो राज्य विधानमंडल होगा, राज्य का जो विधानमंडल होगा वो किस तरीके से गठित किया जाएगा। यहां पे इसकी पूरी संरचना के बारे में क्या किया गया, कहीं न कहीं कह सकते हो देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है। संदर्भ मतलब होता है किसी से रिलेट कराना, ठीक है, इतने भी ना उल्लू बनो। क्लियर है। तो विधानमंडल की जैसा कि हमने बात किया, विधानमंडल अगर जो कायदे से समझना है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे व्यवस्था होती है एक सदन दो सदन की। क्लियर है। जो संरचना बनती है, राज्यपाल उसका प्रमुख हिस्सा होता है। राज्यपाल के साथ जहाँ पे एक सदन होती है वहां पे केवल विधानसभा होती है, और जहाँ पे दो सदन होता है उसमें आपका विधानसभा तो रहता ही रहता है, लेकिन इसके साथ विधान परिषद भी रहती है। इसके प्रावधान की जब बात करते हैं तो संविधान का भाग 6 जो है वहां पे अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 के बीच में राज्य में विधानमंडल कैसे होगा इसके बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, दो सदनों के बारे में प्रमुखता से बताया गया है। जहां पे विधानमंडल की अगर बात करते हैं तो विधानमंडल कैसे गठित होगा और क्या इसका पूरा पर्याय होगा, इसको लेकर कि जो संविधान में एक अनुच्छेद है वो आपका आर्टिकल 168, ठीक है। आर्टिकल 168 बताता है कि हमने पीछे चर्चा किया कि अनुच्छेद क्या बताता है, ये राज्य के विधान मंडल की बात करता है, ठीक है। राज्य के विधान मंडल की जब बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 168 बताता है। किसी राज्य में विधान परिषद का कैसे गठन होगा इसके लिए अनुच्छेद 169 आपका देख मिलता है। और इसी तरीके से अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो चर्चा का बिंदु होता है वो आपके अनुच्छेद 170 में बताया गया है, ठीक है। तो अलग अलग सदनों के लिए अलग अलग आपकी क्या की गई है, आर्टिकल भी सुनिश्चित की गई है। क्या है, अलग अलग सदनों के लिए अलग अलग आपके अनुच्छेद के अलावा अगर देखा जाए तो इसको हम आर्टिकल की भी संज्ञा देते हैं, ठीक है। ये आपके सुनिश्चित किए गए हैं। क्लियर। अब अगर जो हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश में इसकी क्या बनावट है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था है वो आपकी क्या है, द्विसदनीय है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है, अर्थात आपका यहाँ पे राज्यपाल तो रहता ही रहता है, लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा विधान परिषद और फिर आपका विधानसभा। विधान परिवार तो कहीं ना लिखा है, ठीक है। परिवार कौन है भाई, क्लियर। चल यहाँ पे देखा जाए तो इसका क्रम विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर देखा जाए तो अगर जो एक एक सदनों की बात करते हैं तो कौन से सदन और किस प्रकार के, तो पहला सदन जैसा कि हम जान ही पाए, पहला सदन हमारा क्या है, पहला सदन है विधानसभा, ठीक है। पहले सदन की अगर बात करें तो पहला सदन हमारा है विधानसभा। इस विधानसभा की अगर बात करते हैं, क्लियर, इस विधानसभा की जब बात करते हैं खास करके लेजिस्लेटिव
असेंबली की जब बात करते हैं तो असेंबली को हम अपने यहाँ पे एक और नाम देते हैं, इसको हम अपने यहाँ पे निम्न सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको निम्न सदन भी बोलते हैं। निम्न सदन ऐसा यूं बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है और इसमें कम एज के लोग जाते हैं। क्योंकि अगर जो आप विधान परिषद और विधानसभा का अंतर करें तो विधानसभा में क्या होता है 25 साल के लोग जाते हैं, जबकि विधान परिषद में 30 साल के लोग जाते हैं। तो इसका अंतर ध्यान रखते हुए अगर जो इसकी बात करते हैं तो विधानसभा को हमारे यहाँ पे निम्न सदन बोला जाता है। अगर जो संविधान के अनुसार हम बात करें तो संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में अगर जो हमें विधानसभा गठित करनी है, ठीक है, संविधान के अनुसार अगर जो बात करें तो किसी भी राज्य में अगर जो विधानसभा गठित करनी है तो उसके लिए जो अधिकतम संख्या होनी चाहिए, अधिकतम की अगर बात करें अर्थात मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए जो संख्या निर्धारित की जाती है वो होती है आपकी 500, ठीक है। अर्थात किसी भी राज्य में अगर जो आपको क्या करना है, विधानसभा का गठन करना है तो उसके लिए कम से कम 500 लोगों की जरूरत होगी, ठीक है, सॉरी, अधिकतम 500 लोगों की जरूरत होगी। और यहीं पर देखा जाए तो अधिकतम के अलावा दूसरा बिंदु होता है न्यूनतम मतलब कम से कम कितने लोगों की जरूरत होगी, और जिसको हम मिनिमम कह सकते हैं। तो इसकी जो संख्या होती है वो हो जाती है आपकी 60। ये संविधान में बताया गया है। जब हम संविधान के अनुच्छेद 168 की जब बात करते हैं तो 168 में ये बताया गया कि अगर जो यहाँ पे हम संविधान की बात करते हैं विधानसभा को लेकर के, तो उस विधानसभा में खास करके हम जब सदन का गठन करते हैं तो उसके लिए अधिकतम संख्या कितनी है और न्यूनतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या 500 है, जबकि न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो न्यूनतम की संख्या क्या है? 60 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश की वर्तमान में संख्या क्या है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो बताया गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट, लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितनी है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अगर जो बात करें, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या, तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो कितनी है? वो आपकी है 403। कितनी है? 403 की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कुल 403 है। क्या हो जाता है? 403 की जब बात करते हैं तो 403 विधानसभा में क्या हो जाती है? हमारे यहाँ पे संख्या वर्तमान में है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि संविधान में यह बताया गया कि संविधान संवत अगर जो हम कहीं पे सदन का गठन करेंगे तो सदन में अधिकतम 500 लोग होंगे और न्यूनतम 60 लोग होंगे। जनरली इसका जो निर्धारण किया जाता है वो जनसंख्या के प्रारूप पे किया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि अगर जो 10 लाख की जनसंख्या है तो उस पर एक व्यक्ति क्या होगा? निर्वाचित होगा। लेकिन कुछ एक राज्य ऐसे हैं जो छोटे छोटे राज्य हैं और जिनकी जनसंख्या क्या है? कम है, तो वहां पे संख्या कम होती है और इसी कारण से वो अपवाद हो जाते हैं। अपवाद की अगर बात करें, जिसको हम सामान्य भाषा में एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, तो अपवाद विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपवाद एग्जामिनर के निगाह में काफी देखने को मिलता है, ठीक है। इस अपवाद की अगर बात करते हैं तो अपवाद कौन कौन से हैं? तो अपवाद का क्रम विशेषता ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे जो आपको मिलता है वो अपवाद होता है, पहला है गोवा राज्य, ठीक है, गोवा के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा सिक्किम, और सिक्किम के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा मिजोरम, ठीक है। गोवा, सिक्किम और फिर आपका मिजोरम, इन 3 राज्यों की जब बात करते हैं तो इनका क्रम ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या की जब बात करते हैं तो इनकी संख्या क्या होती है? आपको विशेषतः कम देखने मिलती है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट की जब बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? 500 और फिर आपका 60, जबकि यहां पे अगर बात करते हैं तो यहां पे संख्या में क्या हो जाता है? आपका बदलाव हो जाता है, और ये बदलाव क्या होता है? क्योंकि गोवा की जनसंख्या कम है तो यहाँ पे सदस्य संख्या 40 हो जाती है। मिजोरम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी सदस्य संख्या 40 ही होती है, जबकि सिक्किम की जब बात करते हैं तो इसकी सदस्य संख्या और भी कम हो जाती है, अर्थात 32, ठीक है। जबकि हमने बताया कि अगर जो कहीं पे हमें विधानसभा का गठन करना है तो वहां पे कम से कम 60 सदस्य होने ही होने चाहिए। क्लियर है? इस बात को हमने सुनिश्चित किया कि कम से कम 60 सदस्य होने ही चाहिए, लेकिन उसके भी कम की जब बात करते हैं तो वो कहां पे हैं? वो 3 राज्यों में आपको विशेष देख मिलते हैं, गोवा में, सिक्किम में और फिर आपके मिजोरम में, जहां पे संख्या 40, 40, 32। तो इस कारण से ये आपका एक्सेप्शन होता है, आपके अपवाद के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है।
अपवाद की जब बात करते हैं तो इस अपवाद के रूप में यह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, सिक्किम में 32 है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं अपवाद को आधारित करते हुए, अपवाद के क्रम में इस चीज को ध्यान रखिएगा, सदस्य संख्या की क्या हो जाती है, सदस्य संख्या यहाँ पे कम देखने को मिलती है। क्या हो जाती है, सदस्य संख्या की जब बात करते हैं तो आपके गोवा में, सिक्किम में और मिजोरम में इनकी संख्या जो न्यूनतम है उससे भी क्या होती है, कम आपकी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इस विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में आप भी जानते हैं कि ये जो सदस्य चुने जाते हैं, इन सदस्यों का निर्वाचन, जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों की अगर बात करते हैं तो सदस्यों के लिए कुछ स्टैंडर्ड आपके सुनिश्चित किए गए हैं। जैसे सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, सबसे पहला बिंदु तो यही आता है कि सदस्य बनने के लिए आपके पास आयु कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो आप विधानसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आयु जो होनी चाहिए, एज जो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 25 वर्ष की। अगर जो यहीं पर बात किया जाए तो सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन अर्थात उनका चुनाव कैसे होता है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, तो इनका जो चुनाव होता है वो होता है आपका प्रत्यक्ष तरीके से। किस तरीके से, प्रत्यक्ष की अगर बात करते हैं अर्थात डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जनरली आप भी जानते हैं, आप अगर जो गांव से संबंधित होंगे तो 18 वर्ष का जितना भी आपका युवा होता है, जो भी व्यक्ति हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, इस चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर जो इनकी बात करते हैं तो इनका कार्यकाल कितना होता है, और कार्यकाल की जब बात करते हैं तो सामान्य रूप से आप जानते हैं कि जो सदस्य चुने जाते हैं किसी भी सदन के लिए, तो उनका कार्यकाल 5 साल के लिए सुनिश्चित होता है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए इनका कार्यकाल सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है। हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश में जब हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का जो क्रम होता है, उस क्रम में जब हम सदस्यों की बात करें तो सदस्यों को लेकर के ध्यान रखिएगा, इनकी आयु 25 वर्ष होती है। इनके निर्वाचन की जब बात करते हैं तो इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से होता है, और इनके कार्यकाल की जब बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 5 साल का आपको विशेषतः देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में क्या होता है, समय समय पे बैठक होता है। आपने सुना भी होगा कि विधानसभा में क्या होती है, आपकी जब बैठक कराई जाती है तो उस बैठक की अध्यक्षता होती है। और जनरली हम अगर जो देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो विधानसभा होती है उस विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगर जो आप इस बिंदु को समझ पाए तो इस तरीके से कि जब भी कोई, मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई मीटिंग अगर जो होती है तो एक व्यक्ति होता है ना मीटिंग करने के लिए, आपने सुना भी होगा कि लोकसभा की बैठक होती है तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं, उस बैठक को कंक्लूड कराते हैं। सेम पैटर्न हमारे यहाँ पे जब विधानसभा की बात की जा रही है तो इस विधानसभा में भी आपको मिलता है, और उस विधानसभा की जब बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है, लोगों की जब बैठक होती है तो उसकी एक अध्यक्षता की जाती है। इस अध्यक्ष को लेकर के कई बार प्रश्न पूछा गया कि विधानसभा अध्यक्ष की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, ये जो अध्यक्ष महोदय होते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो जो अध्यक्ष होते हैं इनका जो निर्वाचन होता है वो जितने आपके सदस्य होते हैं इन सदस्यों के बीच से होता है। किसके बीच, जितने आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं तो ये सदस्यों के बीच से क्या किए जाते हैं, आपके निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, सदस्यों के बीच से क्या होते हैं, उनका कहीं न कहीं निर्वाचन, या यूं कह सकते हैं उनका चयन किया जाता है। ठीक है, सदस्यों के बीच से क्या होता है, अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, जब हमारी पहली विधानसभा गठित हुई थी सन 1947 में तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले अध्यक्ष का विशेष नाम ध्यान रखिएगा, पहले अध्यक्ष की जब बात करते हैं तो उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या नाम था, पहले अध्यक्ष की जब बात करते हैं तो पहले अध्यक्ष का क्या नाम था, तो पहले अध्यक्ष का नाम विशेष ध्यान रखिएगा, उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या नाम था, पुरुषोत्तम दास टंडन। इन पुरुषोत्तम दास टंडन की जब बात करते हैं तो ये आपके क्या हो जाते हैं, विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में हो जाते हैं। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन की जब बात करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, विधानसभा के आपके पहले अध्यक्ष होते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे वर्तमान अध्यक्ष की जब बात करें, किसकी, आज के करंट टाइम के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में हमारी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष की जब बात करते हैं तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है, ये आप भी जानते होंगे, सुने भी होंगे इनके बारे में। खासा अगर जो इनके नाम की बात करते हैं तो इनका नाम है
हृदय नारायण दीक्षित। क्या नाम है? हृदय नारायण दीक्षित की जब बात करते हैं तो हृदय नारायण दीक्षित क्या हो जाते हैं? ये वर्तमान में आपके क्या हो जाते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पत्र का आपका हिस्सा होता है। ठीक है, तो विधानसभा के अध्यक्ष जो कहीं न कहीं जितनी भी आपकी कार्यवाही होती है उस कार्यवाहियों का संचालन करते हैं, तो उसके लिए निर्वाचन की जब बात होती है तो निर्वाचन जो सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों के बीच से किया जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पहले अध्यक्ष की जब बात करते हैं तो पहले अध्यक्ष आप खास करके पुरुषोत्तम दास टंडन, और वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके हृदय नारायण दीक्षित है। उम्मीद करते हैं कि विधानसभा वाला सारा पहलू आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, विधानसभा की जब बात करते हैं तो इस विधानसभा का सारा संदर्भ, सारा पहलू आपको कहीं न कहीं समझ में आया होगा। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप जरूर बताएं, कोई बिंदु आपको लगता है कि नहीं ये बिंदु आपको नहीं हो रहा है, एक एक पॉइंट लिखाते चले। तो भैया एक एक पॉइंट लिखाए हैं, 3 पॉइंट एक साथ थोड़ी लिखा है? बता दो, ऐसा लग रहा था 3 पॉइंट एक साथ लिखा दिए हैं, एक एक पॉइंट पे लिखाए हैं। पॉइंट नंबर 1 विधानसभा अध्यक्ष, पॉइंट नंबर 2 निर्वाचन कैसे होता है? तो सदस्यों के बीच चयन किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। पॉइंट नंबर 4 वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? तो उसका नाम होता है हृदय नारायण दीक्षित। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखाया गया है, इसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, अगर जो इनकी बात करते हैं तो इनका चुनाव, तो विशेष ध्यान रखिएगा, इनका चुनाव उन्हीं सदस्यों के बीच से क्या होता है? किया जाता है। जहां तक कोई संशय हो, कोई बिंदु हो तो उसे बताएं। हाँ बिल्कुल, पुरुषोत्तम दास टंडन की जब बात करते हैं तो ये आपकी क्या हो जाते हैं? यहां पे आपको बिंदु के रूप में दिख मिलते हैं। ठीक है, इनका क्रम है, हाँ बिल्कुल, हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं कि जल्दी से जैसे ये सीट खाली करते हैं उसके बाद तुरंत ही हम इस पूरे फील्ड को छोड़ करके और विधानसभा की अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि बहुत मजा आता है, एक अलग फीलिंग आती है। लखनऊ में आपने सुना भी होगा कि जहाँ पे राज्यपाल निवास करता है उसी के पर्याय में कहीं न कहीं उसी के आसपास ही इन लोगों का भी बंगला होता है, भवन का कहेंगे, बंगला मतलब समझ सकते हो कि जैसे मान लो छोटा सा आपका गाँव है ना, तो उतना गांव तो इनका क्या होता है? बगीचे के रूप में होता है, गार्डन, जहाँ पे ये लोग सुबह टहलते घूमते रहते हैं। और ना पूछो का खाने पीने को मिलता है, मतलब याद दिला दिया तो मतलब मुंह में पानी आ गया, लेकिन क्या ही किया जाए, अभी पानी लाने से कुछ ना होगा। जब उस पद पे जाएंगे तो फिर आपको भी इन्वाइट करेंगे, एक दिन ना करेंगे, एक दिन में 2-2 3-3 लोगों को करेंगे, जिससे आप भी, चूंकि सरकारी पैसा एक बाइक ना निकाला जाता है, नहीं तो फिर क्या होगा? हमारे ऊपर आ जाएंगे अधिकारी, बैठ जाएंगे चार्ज लेके, कितना पैसा कहाँ खिला दियो सबको, थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे, तब क्या होगा? किसी को पता भी ना चलेगा। ठीक है, 3-3 लोगों को खिलाएंगे तो मजा आ जाएगा, आप लोग भी मजे से खाओगे और हम भी खाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे बात कर रहे थे किसको? तो ये बिंदु आपका क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं किस चीज की बात करें, विधानमंडल की बात करें। विधानमंडल हमारे यहाँ पे क्या होता है? कहीं न कहीं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक सदन, दूसरा होता है 2 सदन। एक सदन में राज्यपाल और विधानसभा होती है, दूसरी होती है आपकी 2 सदन, जहाँ पे राज्यपाल, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद के साथ मिलता है। प्रमुख अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा संविधान का नाम। संविधान की अगर बात करते हैं तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 के बीच में इसका प्रमुखता से चर्चा किया गया है। जहां पे हम राज्य विधानमंडल की अगर बात करते हैं तो इस राज्य विधानमंडल में हमारा जो पहला सदन है उसका नाम है विधानसभा, और विधानसभा की जब बात करते हैं तो इसको हम निम्न सदन भी कहते हैं। प्रमुख रूप से संविधान में यह प्रावधान है कि अगर जो कहीं पर विधानसभा गठित करनी है तो उसके लिए अधिकतम 500 सदस्य होने चाहिए, लेकिन अगर जो यहाँ पे न्यूनतम सदस्यों की बात करते हैं तो न्यूनतम सदस्य कहां पे आपको देख मिलते हैं? तो न्यूनतम सदस्य आपके 60 होने चाहिए, यह प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के कितने सदन आपके मेंबर में देख मिलते हैं? तो वो आपके 403 हो जाते हैं। अगर जो यहीं पे देखा जाए तो अपवाद विशेष ध्यान रखिएगा, परीक्षा का स्वरूप होता है, तो वहां पे प्रश्नों के माध्यम से पूछा जाता है। और इन अपवादों की जब बात करते हैं तो मूवा, मिजोरम, सिक्किम, जहां पे 40, 40, 32 ये क्या हो जाती है? ये आपकी संख्या के रूप में देख मिलती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे हमने चर्चा किया कि अगर जो कोई व्यक्ति इस विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहली बात तो आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इनका निर्वाचन जो होता है वो डायरेक्ट होता है, और यहीं पर देखा जाए तो उनका कार्यकाल जो होता है वो आपके 5 साल का होता है। पुनः ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं अध्यक्ष की, जो सदन होती है उसकी बैठक को संचालित करने के लिए अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला बात आता है कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो इनका जो निर्वाचन होता है वो सदस्यों के बीच से क्या होता है? प्रत्यक्ष तरीके से होता है। विशेष अगर जो इनकी बात करते हैं तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में आपके हृदय नारायण दीक्षित है। ठीक है, तो इन चीजों को हम विशेषतः देखते हैं। ठीक है, अरे भैया परेशान हो जा रहे हो, उत्तर प्रदेश का 75वां जिला अमेठी नहीं भीमनगर है, तो आप भी जानते हो कि आपके उत्तर प्रदेश के कुछ एक जिलों का नामकरण
बीच में बदला गया था, और उसी बदलने के नाते ही हम देखते हैं कि पुरानी सरकारें कभी कभी पुराने बुकों में उस नाम को दोहराती हैं, लेकिन मैप के आधार पर अब अगर जो देखोगे तो उन जिलों का नाम चेंज हो चुका है। काहे नहीं समझते हो इस बात को? जिस दिन समझ जाओगे पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। सरकारें जब आती हैं तो वो नाम बदलती रहती हैं। जैसे आज वर्तमान सरकार की बात करें तो ये कई नाम बदल रही है। हो सकता हो कि आने वाली सरकार अगर जो उसने कोई नया नाम चेंज कर दिया तो क्या आप पुरानी सरकारों का नाम याद रख के चलोगे? बिल्कुल नहीं। तो इस कारण से भैया याद रखिए, ये नाम पुराने थे, लेकिन सरकार ने फिर इसका नाम बदल करके पूर्व में ही जैसे था उसको कर दिया है। ठीक है, तो 75वां जिला जैसा कि हमने बताया अमेठी है, तो बिल्कुल अमेठी है। इस कारण से बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं किसके क्रम में, खास करके अपने यहाँ पे दूसरे सदन की बात करते हैं, और दूसरा सदन हम अपने यहाँ पे विधान सभा के पर्याय में दूसरा सदन विधान परिषद की बात करते हैं। ठीक है, और विधान परिषद की जब बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे दूसरा जो सदन होता है वो होता है आपके विधान परिषद के रूप में। किसके रूप में? विधान परिषद की जब बात करते हैं तो इस विधान परिषद के रूप में, या फिर जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी बात करते हैं। ठीक है, विधान परिषद की अगर बात करते हैं तो विधान परिषद को विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे इसको उच्च सदन भी नाम दिया जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमने एज के आधार पे अगर जो इसके निर्धारण की बात करें तो वहां पे क्या हो जाते हैं, वहां पे कह सकते हो कि वहां पे जो एज थी वो 25 साल थी, लेकिन अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनकी एज क्या हो चुकी है, यहाँ पे इनकी एज 30 साल हो चुकी है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके जब बात किया जाए तो इसके क्रम में, ठीक है, क्या हो जाता है, इसके क्रम में जब हम बात करते हैं किसके क्रम में, अपने यहाँ पे विधान परिषद या फिर उच्च सदन के रूप में, इस उच्च सदन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि इनका गठन कैसे होता है। तो सबसे पहला बिंदु आता है इनका जो गठन होता है, इस गठन के लिए जो संविधान में प्रावधान है वो ये है कि किसी भी विधान परिषद का गठन जब होगा वो गठन किस आधार पे होगा, तो यहाँ पे जो सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी, क्या होगी, अगर हम यहाँ पे सदस्यों के अधिकतम संख्या की बात करें, किसके, सदस्यों के अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, तो ये अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम संख्या विशेष ध्यान रखिएगा, किसी भी विधानसभा का क्या होगा, ये आपका 1/3 होगा। अर्थात विधानसभा के जितने मेंबर होंगे उस विधानसभा का 1/3 होगा। अर्थात यूं कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो विधानसभा होगी उस विधानसभा के सदस्यों का 1/3 हो जाएगा। विधानसभा के सदस्यों का 1/3 ये प्रमुखता से आपको अधिकतम संख्या होगी। ठीक है, अधिकतम संख्या की जब बात करते हैं तो अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, तो अधिकतम संख्या जो होगी वो हो जाएगी विधानसभा के सदस्यों का 1/3। क्लियर है। जबकि हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूनतम, अर्थात अगर जो हमें परिषद का गठन करना है तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम जो सदस्य संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी कितनी, वो होनी चाहिए आपकी 40। और ये क्वेश्चन एक बार हमें याद आ रहा है ARO में पूछा गया था, जो आपके उत्तर प्रदेश का ARO होता है वहां पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि न्यूनतम सदस्य संख्या जो हमारी विधान परिषद के गठन के लिए जरूरत होती है वो कितनी होती है, तो आपकी 40 हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अधिकतम सदस्य आपके विधानसभा के 1/3 होने चाहिए, जबकि न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो न्यूनतम आपके कितने होने चाहिए, न्यूनतम आपके 100 सदस्य होते हैं प्रमुख। अगर जो यहां पे बात करें तो अब ये होता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सदस्य संख्या, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या क्या है, और सदस्यों की संख्या की जब बात करते हैं तो ये वर्तमान में जो है वो आपकी है 100। बहुत आसान है, 100 नॉर्मल सी बात है। 100 की जब बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की क्या है, वर्तमान में विधान परिषद की अगर बात करते हैं तो विधान परिषद की क्या हो जाती है, ये आपकी सदस्य संख्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विधान परिषद की जब बात करते हैं तो इस विधान परिषद के सदस्यों की संख्या वर्तमान में हमारे यहाँ पे क्या है, 100 आपकी देखने को मिलती है। जैसा कि शुरू में ही हमने चर्चा कराया था कि जब हम विधान परिषद की जब बात करते हैं तो विधान परिषद के संदर्भ में अनुच्छेद 169 की चर्चा कराई थी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 169 क्या बताता है, अनुच्छेद 169 चूंकि आप भी जानते हैं हमारे पूरे भारत के जितने भी आपके राज्य हैं सब में ये आपका विधान परिषद नहीं है,
केवल कुछ एक राज्यों में है। तो इस कारण से अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका गठन कैसे होता है, तो इसकी जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं एक संसद है, ठीक है, एक संसद है और ये संसद क्या करती है, अलग अलग तरीके से पर्याय करती है। और उसी क्रम में संसद की जब बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 169 के आधार पे, अनुच्छेद 169 के आधार पे किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन की सहमति दे सकता है, विधान परिषद का एक तरीके से गठन करा सकता है, ठीक है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो संसद के संदर्भ में अगर बात करते हैं, हालांकि संसद कम इसमें काम करती है क्योंकि पहला जो कार्य होता है, जैसे मान लीजिए हमें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद गठित कराना है तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा होगी वो राज्य विधानसभा एक संकल्प पारित करेगी और संकल्प पारित करने के बाद वो बहुमत और बहुमत के अलावा उपस्थित जितने 2/3 लोग होंगे उसके वोटिंग के द्वारा उसको बहुमत दिया जाएगा और फिर वो आपका प्रस्ताव जाएगा संसद में और संसद इस प्रस्ताव को पारित करेगी। तो उस कारण से क्या होगा, आपके विधान परिषद का गठन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो हमारे राज्य की विधानसभा होगी, ठीक है, विधानसभा तो होगी और इसी के आधार पे क्या किया जाएगा, राज्य की विधानसभा ही ये सुनिश्चित करेगी कि हमें अपने राज्य में विधान परिषद का गठन करना है। उसके लिए क्या करेगी, ये आपका एक संकल्प प्रस्तावित करेगी, ठीक है, क्या करेगी, एक संकल्प पारित करेगी। और जाहिर सी बात है कि ये जब संकल्प पारित होगा तो ये क्या होना चाहिए, ये बहुमत के द्वारा पास होना चाहिए। किसके द्वारा, ये बहुमत के द्वारा पास होना चाहिए। और बहुमत ऐसा ना कि केवल 50-51 का, ये जो बहुमत होना चाहिए तो ये होना चाहिए जितने आपके उपस्थित लोग हैं उस उपस्थित लोगों का 2/3, ठीक है, उपस्थित लोगों के 2/3 बहुमत के आधार पे क्या होगा, ये आपका जब संकल्प पारित होगा तो ये संकल्प पारित होने के बाद आपके संसद में जाएगा और संसद में जाने के अनुसार अगर देखा जाए तो संसद अनुच्छेद 169 का सहारा लेगी और फिर क्या करेगी, राज्यों में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे देगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप भी जानते हैं कि अगर जो संसद के द्वारा कोई एक बदलाव किया जाता है तो उसको हम संविधान संशोधन मानते हैं। और संविधान संशोधन अगर देखा जाए तो ये किसके अंतर होता है, तो ये आपके अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, किसके, अनुच्छेद 368 की जब बात करते हैं तो सामान्यतः आप भी जानते हैं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है, किसके, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। लेकिन ध्यान रखिएगा संविधान संशोधन के अंतर्गत ये अगर जो हम विधान परिषद का गठन करते हैं अनुच्छेद 169 के अंतर्गत तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है, ये कोई संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा, क्लियर है। हमारे यहाँ पे जब बात किया जा रहा है संसद के अनुच्छेद 169 का, तो 169 की जब बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं विधान परिषद के गठन का स्वरूप डिसाइड करती है। लेकिन ये विधान परिषद कैसे गठित होगा, उसके लिए विधानसभा क्या करती है, एक संकल्प पारित करती है। अब ये संकल्प जब पारित होता है तो ये बहुमत के आधार पे, और ये बहुमत जो उपस्थित 2/3 लोग होंगे उनके आधार पे दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि ये अब विधान परिषद के लिए कहीं ना कहीं सदन प्रस्ताव पारित किया रहा है और पारित प्रस्ताव आपके संसद में गया तो संसद क्या करेगी, राज्यों में विधानसभा बनाने की आपके प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी। कायदे से अगर जो देखा जाए तो ये संविधान संशोधन हो गया, क्यों, क्योंकि बदलाव हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा ये बदलाव हमारे यहाँ पे संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है, जो कि हमारे अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अर्थात हम जानते भी हैं कि संविधान में अगर जो कोई बदलाव होता है तो उसको हम अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या मानते हैं, संविधान संशोधन मानते हैं। लेकिन राज्यों में विधान परिषद का गठन करना किसी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। इस बिंदु को खासा ध्यान रखिएगा, क्लियर है, ठीक है, यहां तक बिंदु क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद का गठन आपके राज्यों में होता है इस तरीके से। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब विधान परिषद का गठन होता है तो यहां पे एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है। एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद जब एक बार गठित हो जाता है तो विधान परिषद कभी आपका क्या होता है, भंग नहीं होता है, ठीक है। इस विधान परिषद की अगर बात करते हैं तो विधान परिषद कभी आपका भंग नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये विधान परिषद कभी आपका भंग नहीं किया जा सकता, नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज जरूर होता है, अब जाहिर सी बात है कि इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो सदस्य आपके रिटायर होते रहते हैं। कैसे, तो इसके जो सदस्य होते हैं वो 1/3 सदस्य,
एक तिहाई सदस्यों की जब बात करते हैं तो एक तिहाई सदस्य क्या करते हैं, ये हर दूसरे वर्ष पर, ठीक है, एक तिहाई सदस्य की जब बात करते हैं तो ये हर दूसरे वर्ष पर, हर दूसरे वर्ष में क्या करते हैं, अपना पद रिक्त करते हैं और उसके बाद क्या होता है, एक तिहाई नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक साइकिल चलती रहती है, एक साइकिल चलती रहती है कि एक तिहाई सदस्य इस साल रिटायर हुए तो आपकी क्या होंगे, एक तिहाई सदस्य नए आ जाएंगे, अगले साल क्या होगा, एक तिहाई सदस्य रिटायर होंगे तो फिर अगले साल नए सदस्य आ जाएंगे। तो इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है, मतलब ये सदन खत्म नहीं होता है और सदस्य भी क्या करते हैं, अपना कार्यकाल चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्लियर। उत्तर प्रदेश के क्रम में जब हम विधान परिषद की बात करते हैं तो इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। चूंकि हमने पीछे भी चर्चा किया कि हमारे यहाँ पे जब बात किया जाता है इस विधान परिषद को लेकर के और विधानसभा को लेकर के, तो यहाँ पे एक बिंदु हमने बताया था, किसका आधार, ये सदस्य बनने का आधार। अगर जो हम अपने यहाँ पे बात करें इसका, खास करके किसका, अपने यहाँ पे इसके सदस्य बनने का आधार, तो ध्यान रखिएगा अगर जो कोई व्यक्ति इसका सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए 2-4 पहलू आपके महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर जो इसका सदस्य बनना करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने यहाँ पे जिला परिषद बोर्डों के अध्यक्षों का चुनाव करते हैं, हम अपने यहाँ पे विधायकों का चयन करते हैं, हम अपने यहाँ पे और सारे सदनों के मेंबरों का चयन करते हैं। अब वो सारे लोग जाकर के क्या करते हैं, इनका चयन करते हैं। तो इस कारण से हमने जिसको चुना उसने क्या किया, उसको चुना। एक कहानी आपने सुनी होगी ना, मैंने चाहा तुझे और तूने चाहा किसी और को, वो वाला सीन यहाँ पे हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमने चुना था किसी दूसरे को और उसने चुन लिया किसी दूसरे को। तो इस कारण से ये क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब क्या, कि हम अगर जो ये व्यक्ति है, हमने क्या किया, इन भाई साहब को चयनित किया तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जो देखा जाए तो हमने इनको चयन किया लेकिन इन्होंने क्या किया, धोखा दे करके इनको चयन किया। तो इस कारण से इसको हम अप्रत्यक्ष की संज्ञा देंगे, जहां पे हम क्या मानते हैं, अपने यहाँ पे लोगों के द्वारा लोगों का चुनाव, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे, तो इनका जो चुनाव होता है वो आपका अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष के अलावा अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल कितना होता है, जाहिर सी बात है, और कार्यकाल के बारे में हमने चर्चा भी किया, क्योंकि हमारी जो विधान परिषद होती है वो भंग नहीं होती है। तो जब भंग नहीं होती है तो इस कारण से हमारे यहाँ पे आखिर इसका कुछ कार्यकाल होगा कि लगातार सदस्य कार्य करेंगे। जाहिर सी बात है, कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो इनके सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 साल का होता है, ठीक है, अर्थात 6 वर्ष तक इसके सदस्य जो होते हैं ये इसके मेंबर बने रहते हैं, ठीक है। 6 साल की जब बात करते हैं तो 6 साल तक इसके सदस्य क्या होते हैं, मेंबर आपके बने रहते हैं, क्लियर है। अब जाहिर सी बात है, अगर जो सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है तो कौन कौन से सदस्य होते हैं और कहां कहां से चुने जाते हैं, इसका पर्याय आपको पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा ये सदन होता है विधान परिषद, अगर जो हम कायदे की बात करें तो हमारे यहाँ पे जैसे आपने राज्यसभा से लिखा होगा केंद्र सरकार में, तो उसी केंद्र सरकार के राज्यसभा के रूप में ये आपके राज्य में होता है। जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, उसी राज्यसभा के रूप में क्या होता है, आपके प्रदेश में विधान परिषद होती है। राज्यसभा के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो सदन होती है उस सदन की बैठक कराई जाती है और उस सदन का जो बैठक होता है उसकी बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो उपराष्ट्रपति करते हैं। आपको पता है क्या ये बिंदु, क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हम राज्यसभा का पदेन सभापति कहते हैं। तो वहां पे तो ये व्यवस्था डेवलप है कि क्या हो जाता है, उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा की सदस्यता अध्यक्षता कर लेते हैं। लेकिन हम अपने प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि हमारे प्रदेशों में राज्यपाल होता है, उपराज्यपाल नहीं होता है, तो जब उपराज्यपाल नहीं होता है तो आखिर इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी सभापतित्व कौन करेगा
और इस कारण से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये जो विधान परिषद होती है, क्या होती है, ये जो हमारे यहाँ पे विधान परिषद होती है, इस विधान परिषद की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इस विधान परिषद के क्या किए जाते हैं, आपके सभापति नियुक्त किए जाते हैं। विधान परिषद की बैठक को आयोजित करने के लिए आपके सभापति चयनित किए जाते हैं। और इस सभापति की जब बात करते हैं तो इस सभापति का चयन कैसे होता है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो चुनाव होता है ये चुनाव भी उसी तरीके से होता है, जितने आपके सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों के बीच से, किसके, उन्हीं सदस्यों के मध्य क्या होता है, आपके सभापति का चयन किया जाता है। अब आपको यहां पे पता होना चाहिए कि पहली बार आपके कौन से सदस्यों का चुनाव किया गया, पहले सभापति कौन से थे। तो अगर जो हम बात करें पहले सभापति की, तो ध्यान रखिएगा हमारे देश के अंतर्गत जो हमारी विधानसभा है उसके पहले सभापति क्या नाम होता है। अगर जो हम यहाँ पे बात करें अपने विधान परिषद की, तो इसके पहले सभापति की जब बात करते हैं तो पहले सभापति का नाम क्या था, तो पहले सभापति का नाम ध्यान रखिएगा, पहला नाम हो जाता है आपका खास करके चंद्रभान। चंद्रभान की जब बात करते हैं तो ये क्या थे, ये हमारे यहाँ पे जो विधान सभा होती है, सॉरी विधान परिषद होती है, उस विधान सभा के पहले सभापति थे। क्या थे, सभापति के रूप में अगर देखा जाए तो इनका नाम चंद्रभान देख मिलता है। बाकी अगर जो बात किया जाए वर्तमान सभापति, क्या नाम होता है, वर्तमान सभापति की बात करते हैं तो वर्तमान सभापति कौन हो जाते हैं, तो वर्तमान सभापति का नाम ध्यान रखिएगा, ये आपको दे मिलते हैं किसके रूप में, तो ये नाम आपको दे मिलता है खास करके आपने सुना भी होगा कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम होता है, कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह की जब बात करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपके प्रदेश के अंतर्गत क्या हो जाता है, ये आपके प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान में सभापति हैं। अब यहां तक अगर जो कोई संशय हो, कोई बिंदु हो तो आप बता दें, क्यों, क्योंकि हमने विधानसभा और विधान परिषद को जितनी इसकी बारीकियां हो सकती हैं उसको प्रमुखता से देखने की बात की। ठीक है, जितनी इसकी बारीकियां हो सकती हैं, जितनी इनकी चीजें हो सकती हैं, उनका क्रम हमने देखने की बात की, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये बिंदु आपका रह चुका है, तो इस कारण से ध्यान रखिएगा इसका क्रम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताएंगे, ठीक है, इसका क्रम आप बताएंगे कि नहीं ये बिंदु हमें नहीं समझ में आया। खास करके जब हम बात करते हैं किसके रूप में, अपने यहाँ पे विधान परिषद और विधान सभा के रूप में। ठीक है, क्या हो जाता है, विधान परिषद और विधानसभा। कोई दिक्कत नहीं है ना,
सभापति नहीं समझ में आया। सभापति मतलब एक तरीके से समझो जैसे यार आपने अपने स्कूल कॉलेज में देखा होगा ना कि अगर जो कोई मीटिंग वगैरह होती है या कहीं पे अगर मान लेते आप छोटे किसी कंपनी में कार्य करते तो उस कंपनी में कार्य करने के दौरान क्या होता था आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होती है आपकी मीटिंग्स वगैरह बुलाई जाती है। मीटिंग की अध्यक्षता आप थोड़ी ना करते हैं, जाहिर सी बात है कि कोई एक व्यक्ति होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है, जो आपके महत्वपूर्ण पहलू होते हैं उसको चर्चा करता है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे जब कई बार सदन बैठता है तो सदन की अध्यक्षता कराई जाती है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, और उस व्यक्ति की जब बात करते हैं तो उस व्यक्ति का क्रम क्या होता है, तो उस व्यक्ति का क्रम यहाँ पे आपको मिलता है। अब जाहिर सी बात है कि जब हम यहाँ पे बात करें पहले को लेकर के तो पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए। पहले अध्यक्ष थे आपके चंद्रभाल, ठीक है। जबकि अगर जो बात करते हैं वर्तमान की तो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो आपके कुंवर मानवेंद्र प्रताप है। ये क्या करते हैं, जब आपकी सदन बैठती है तो सदन की क्या करते हैं, बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार हम रिपीट कर ही देते हैं, खास करके जब हम बात करें किसका अध्यक्ष, हमारे यहाँ पे विधान परिषद या जिसको हम क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे उच्च सदन बोलते हैं। अगर जो इनकी बात करते हैं तो इनका गठन कैसे होता है, तो इनका जो गठन होता है वो ध्यान रखिएगा कि सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है हमारे यहाँ पे विधान परिषद में, वो ये डिसाइड होता है कि विधानसभा के जितने सदस्य होंगे उन सदस्यों का 1/3 होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा बिंदु होता है कि इसके न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, तो न्यूनतम सदस्य जो होते हैं उनकी संख्या 40 होती है। प्रमुखता से बात करते हैं तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर कितने आपके सदस्य हैं, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान उत्तर प्रदेश में 100 सदस्य आपके क्या है, विधान परिषद के मेंबर हैं। जबकि अगर देखा जाए तो विधान परिषद का गठन कैसे होता है, तो इसके लिए आप भी जानते हैं जो प्रावधान है वो संसद में एक अनुच्छेद पड़ता है, संविधान में वो पड़ता है अनुच्छेद 169। अगर देखा जाए तो राज्य विधानसभा क्या करती है, एक संकल्प पारित करती है बहुमत के आधार पे कि हमें राज्य में क्या करना है, अपने यहाँ पे विधान परिषद का गठन करना है, और इस आधार पे राज्य विधान परिषद का गठन किया जाता है। संसद क्या करती है, इसके लिए प्रस्ताव पारित वगैरह कर देती है, इसकी पूरी सूचना जारी कर देती है। अब हम जानते हैं कि संसद जब कोई भी बदलाव करती है तो उसे संविधान संशोधन माना जाता, लेकिन इस विधान परिषद के गठन की घटना को हमारे यहाँ पे कोई भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, जो कि आपके अनुच्छेद 368 के अंदर देखने को मिले, ठीक है। प्रमुख ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे विधान परिषद का कभी भी बदलाव नहीं होता, मतलब ये भंग नहीं होता है, बल्कि इसके जो सदस्य होते हैं वो हर दूसरे साल क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं। प्रमुख अगर जो इसके सदस्यों की बात करते हैं तो सदस्यों की संख्या आप भी जानते हैं 100 सदस्य हैं, लेकिन इनमें बनने की जो क्रम होती है वो आपका क्या हो जाता है, वो आयु के रूप में अगर जो देखा जाए तो आयु आपके 30 वर्ष। निर्वाचन की बात करते हैं तो निर्वाचन इनका अप्रत्यक्ष होता है। कार्यकाल की जब बात करते हैं तो कार्यकाल 6 साल का। विधान परिषद का जो होता है जो अध्यक्षता करता है, जाहिर सी बात है कोई अगर जो सभा होगी तो सभा की अध्यक्षता की जाएगी ना। अरे भैया गांव में हो, गांव में आपने देखा होगा कि गांव का अगर जो कोई विवाद हो जाता है तो उस गांव का विवाद सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पंच बैठाते हैं। तो पंच क्या होता है, मुखिया सरपंच या जो प्रधान होता है वो क्या होता है, वो प्रमुख होता है ना उस सारे ग्रुप का, वही क्या करता है, निर्णय लेता है या फिर बातों को सुनता है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो सदन होती है, अगर जो हम सबको बैठा देंगे तो फिर तो वही होगा जैसे कुत्ते ना लड़ते हैं किसी चौराहे पे, वो करते रहेंगे। तो उनको देखने के लिए, उनको गाइड करने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत होती है, जिसको हम अपने उस सदन में खास करके सभा के क्रम में अध्यक्ष बोलते हैं। अध्यक्ष मतलब इतने ना पागल बनो, ठीक है, 12वीं पास करके आ गए हो, इन्हें अध्यक्ष के बारे में ना पता है। अरे अध्यक्ष मतलब सीधी सी बात, अगर जो आप अपने कॉलेज वगैरह में पढ़े होंगे तो वहां भी जानते होंगे कि अध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि वो आपके प्रतिनिधित्व की बात करता है, सीधी सी बात। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे जब सभापति की बात होती है तो विधान परिषद में क्या होता है, जो सदस्यों की ऊपर अध्यक्षता करता है उसे हम सभापति कहते हैं। भाई जी जाहिर सी बात है वो सभा है ना, तो सभा की अध्यक्षता करने वाला सभापति, ठीक है। क्रम की बात करते हैं तो इसका चुनाव कैसे होता है। अब जाहिर सी बात है जो आपके स्कूल में अध्यक्ष का चुनाव होता है तो क्या बाहर से कोई आता है, नहीं आता ना, आपके बीच का आपके एक स्टूडेंट खड़ा होता है जो वोट के आधार पे चयनित किया जाता है। तो इनका भी चुनाव सदस्यों के मत से किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो पहले सभापति कौन बने थे, तो पहले बने थे चंद्रभाल। और अगर जो वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान का क्रम ध्यान रखिएगा, वर्तमान का क्रम जो आपको दे मिलता है वो आपको दे मिलता है कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह के रूप में। किसके रूप में, कुंवर मानवेंद्र प्रताप की जब बात करते हैं तो इनका क्रम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, चलेगा। नेक्स्ट अगर जो देखा जाए तो अब यहीं पे बात आती है, जैसा कि हमने निर्वाचन की बात किया था, तो निर्वाचन के अंतर्गत आखिर किस प्रकार के सदस्य और कहां से आपके सदस्य चुने जाते हैं, ये बिंदु आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके सदस्य सीधे नहीं चयनित होते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में ही चर्चा किया कि इनके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है, वो सीधे नहीं होता है बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके सदस्यों का चुनाव जो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है वो कहीं ना कहीं कोई माध्यम होगा। कौन से माध्यम होते हैं, तो अगर जो
इसके सदन की बात करते हैं तो इसका 1/3 जो सदस्य होते हैं, ठीक है, सदन के जो 1/3 सदस्य होते हैं, इन सदस्यों का जो चुनाव होता है वो ध्यान रखिएगा, वो हमारे यहाँ पे सामान्यतः जो स्थानीय निकाय होते हैं, कौन से स्थानीय निकाय, अर्थात जिसको हम लोकल बॉडीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल बॉडीज। स्थानीय निकाय मतलब जब हम स्थानीय प्रशासन की बात करते हैं तो उस स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत जैसे हमारे यहाँ पे जो नगर पालिका हो गई, और नगर पालिका के अलावा जैसे आपका जिला बोर्ड हो गया, तो इसके जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं उनके बीच से क्या होता है, इन सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो जिला बोर्ड और जो नगर पालिका है, जो हमारे यहाँ पे स्थानीय शासन की बात करता है, तो उस स्थानीय निकाय के माध्यम से 1/3 सदस्य क्या होते हैं, इसके चुनी जाती हैं। क्लियर? साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर आपके 1/3 सदस्य की जब बात करते हैं तो ये आपके क्या होते हैं, आपका जो विधानसभा होता है, 1/3 सदस्य की जब बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पे कार्यरत विधानसभा होती है, उस विधानसभा के सदस्यों के बीच से की जाती है, ठीक है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ पे जो विधानसभा ऑलरेडी कार्यरत है तो उसके सदस्यों के द्वारा क्या होता है, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। 1/3 सदस्यों की जब बात करते हैं तो उनका निर्वाचन आपके विधानसभा के द्वारा करा जाता है। जो कार्यरत विधानसभा है उसके द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। जबकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे 1/12 सदस्य की जब बात करते हैं तो 1/12 सदस्य ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो 3 साल से शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, शिक्षण का कार्य, अर्थात कहीं पे अगर जो टीचर वगैरह की बात करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, 3 वर्ष से ज्यादा अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, 3 वर्ष से अध्यापन में युक्त है। 3 वर्ष से क्या है, वो आपके अध्यापन से जुड़े हैं, अर्थात कह सकते हो कि जो लगातार 3 वर्ष से ज्यादा क्या कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा टीचर, अगर जो टीचर चुनाव लड़े कभी टीचर जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन जब अगर जो देखा जाए टीचर तो हमें लगता है कि वो अपने, अगर जो इस धारा की बात करें तो उस पर बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, जो नई नई चीजों को सोच सकता है। लेकिन अब हमारी विधानसभा में उनका कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है, तो लोगों ने सोचा अगर जो ये वहां पे जाएंगे कुछ नया सोचेंगे तो इस कारण से इनको भी वहां भेजना चाहिए। तो ये टीचर के पास ना उतना पैसा होता ना होता, उनकी क्या होती है, पब्लिक चॉइस होती है, तो इस कारण से इनके चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं होती है। तो सरकार ने बोला कि जिन लोगों ने 3 साल से ज्यादा क्या कर रही है, कहीं पे पढ़ाई करा रहे हैं, तो उनको हम ये मौका देंगे कि अगर जो चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए ये सीटें रिजर्व रहेंगी जहां पे केवल उन्हीं का चुनाव होगा। तो इस कारण से 1/12 सदस्य की जब बात करते हैं तो ये सदस्य कैसे होते हैं, ये सदस्य हो जाते ऐसे जो क्या हो जाते हैं, 3 वर्ष से अध्यापन कार्य से जुड़े हैं। जबकि हम यहीं पर अगर देखा जाए तो 1/12 सदस्य ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, स्थानीय युवा के रूप में होते हैं। और इन स्थानीय युवा की जब बात करते हैं मतलब जो पढ़े लिखे युवा है, अर्थात जिन्होंने क्या किया है, 3 वर्ष जिनको हो गए स्नातक किए हुए, ठीक है। स्नातक की पढ़ाई की जब बात करते हैं तो 3 वर्ष से ज्यादा स्नातक की पढ़ाई किए हुए युवा की जब बात करते हैं तो वो आपको लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे युवा जिन्होंने क्या किया है, स्नातक की पढ़ाई कर रखी है और उनके स्नातक की पढ़ाई क्या हो गई है, 3 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो 3 वर्ष से ज्यादा के क्या हो जाते हैं, आपके स्नातक की जब बात करते हैं तो उनका क्रम आपको देखने को मिलता है। जो युवा क्या हो चुके हैं, आपके 3 साल से ज्यादा स्नातक की पढ़ाई कर चुके हैं, उनको हम क्या करते हैं, इसमें चयनित करते हैं। जैसे अगर जो हम अपनी बात करें तो अभी तो 29 साल चल रहा है, अगले साल अगर जो हम कोशिश करें तो जाहिर सी बात है कि हमने 2015 में क्या किया था, अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था, तो जाहिर सी बात है कि हम इसके योग्य हो गए हैं कि हमने क्या किया, योग्यता हासिल कर ली। और 3 साल क्या कर सकते हो, 5 साल हमारे पूरे हो गए ग्रेजुएशन के, और कहीं ना कहीं हमारी उम्र भी 30 साल हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं अगले साल चुनाव इसका लड़ा जाता है और फिर तुरंत क्या हो जाएंगे, सभापति वाले पद पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जाती है 1/12 सदस्य की, तो ये 1/12 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 वर्ष से ज्यादा क्या हो चुके हैं, स्नातक हो चुके हैं, ठीक है। और स्नातक के अलावा अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं, बड़े स्तर पे सुना भी होगा, 1/6 सदस्य क्या हो जाते हैं, 1/6 सदस्य। और इन 1/6 सदस्यों की जब बात करते हैं तो इनका चुनाव कहां से होता है, तो इनका जो चुनाव होता है वो जनरली आप जानते भी होंगे कि इन 1/6 सदस्यों को हमारे राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। आपने ये प्रावधान सुना होगा कि राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल सदन में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, और इस क्रम में अगर देखा जाए तो राज्यपाल के द्वारा इनका क्या होता है, मनोनयन किया जाता है।
ठीक है, क्या होता है, राज्यपाल के द्वारा इनका मनोनयन किया जाता है, अर्थात इनको मनोनीत किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि जैसे एक तरीके से कोई विज्ञान विधा में कार्यरत है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है, कोई कला के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है, या फिर कोई विभिन्न क्षेत्र में आपका क्या है, अलग अलग पहलू लिए है, तो वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। हमारे राज्य में हर चीज की जरूरत होती है, तो इस कारण से अगर देखा जाए कोई वैज्ञानिक है, मान लेते हैं कोई वैज्ञानिक है या फिर कोई कलाकार है, तो वो दिन भर बांसुरी बजाएगा, हमेशा तार छेड़ता रहेगा, उसे कहाँ इतनी फुर्सत की लोगों से जाए। भैया अब की बार हमारी चुनाव निशान की जब बात करते हैं तो अनाज फंसाता हुआ किसान है, इस पर वोट दीजिएगा और हमें भारी मतों से विजय बनाइएगा। चाची जी अब की बार ध्यान रखिएगा, आपका लाडला आपके सामने खड़ा है, इसको चुनाव जिताइएगा। उसके पास इतना मौका नहीं होता, वो क्या करता है, दिन भर मस्त रहता है, टुन 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 पु 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 पु, ये सारे काम उसके चलते रहते हैं। अब जब वो संगीत विधा में लिप्त है या फिर विज्ञान कोई खोज वगैरह कर रहा है, तो उसके पास इतना टाइम थोड़ी ना कि पब्लिक उसकी क्या हो, कहीं ना कहीं पीपल चॉइस हो। लेकिन अगर जो उसकी विधा की बात करते हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि वैज्ञानिक विधा में उसकी कितनी लंबी सोच होगी, या फिर संगीत विधा में वो कितनी चीजों को जानता होगा। उसका भी पर्याय हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे आपको देख मिलता है, खास करके जब हम पूरे क्षेत्र के डेवलप की बात करते हैं तो इसके डेवलप करने की बात की जाती है। और इसी कारण से राज्य सरकार के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा हम क्या करते हैं, इन सारे सदस्यों को भी सदन में बुलाते हैं कि इनके पास अगर जो कोई अच्छी युक्ति होगी, कोई विशेष ज्ञान होगा, तो उसको क्या करेंगे, ये सदन में प्रस्तावित करेंगे। और उसी क्रम में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1/6 सदस्यों का मनोनयन भी किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इन सदस्यों का मनोनयन आपको विशेषता देख मिलता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जब हम सदस्यों की बात करते हैं, जैसा कि हमने चर्चा भी किया कि इन सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता बल्कि इनडायरेक्ट होता है, तो इस तरीके से आपको देख मिलते हैं। प्रमुखता से ध्यान रखिएगा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जिसमें जिला बोर्ड नगर पालिका होती है, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य के द्वारा, 1/12 सदस्य जो कि 3 साल से अध्यापन कार्य से जुड़े हैं, 1/12 सदस्य जो कि 3 साल से स्नातक की पढ़ाई कर चुके हैं, और 1/6 सदस्य जो कि आपके राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपके सदस्यों का मनोनयन का क्रम देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक कोई संशय, कोई समस्या, इन सारी चीजों को लेकर के कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? ठीक
ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब हम अपने यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में क्या हो जाता है, इस तरीके से चीजों की बात की जाती है। ठीक है, इस तरीके से चीजों की बात की जाती है, खास करके जब हम बात करते हैं अपने प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, अपने प्रदेश की जब बात करते हैं तो विधानसभा, और विधानसभा के बाद आपका विधान परिषद। ठीक है, तो ये बिंदु आपको देखने को मिलता है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक वाला सेशन आपको समझ में आया होगा, और इन सारी चीजों को एक बार थोड़ा सा अपने धैर्य मन से क्या करिएगा, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम चीजों के बारे में क्या करेंगे, अगले क्रम में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास कैसे तो 2-4 मिनट पहले ही आपको बंद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब इस बिंदु को यहीं पे समाप्त कर देना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर जो कोई नई टॉपिक की बात करेंगे तो उसका कोई पर्याय ना होगा, अगले दिवस में हम उसे कर भी ना पाएंगे। तो इस कारण से इस बिंदु को यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले दिवस में जब मिलेंगे तो फिर इससे आगे का बिंदु क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की, लेकिन इस नए साल में एक नया उम्मीद पाल के चलिएगा, उस मम्मी पापा के सपने को साकार करने के लिए। ठीक है, खासा उनकी जब बात करते हैं तो उनके लिए आप भी तैयार रहिए, और क्रम से कहीं न कहीं अगर जो देखा जाए तो उसको आधारित करते हुए जो अलग अलग पहलू होते हैं उन सब चीज़ों पे भी बात करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।